सो स्टूडेंट्स, आज जो हम चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं वो चैप्टर है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की। जो आपकी बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि पावर शेयरिंग क्या है और ये बेसिकली क्यों जरूरी है, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। और हम बेसिकली बेल्जियम और श्रीलंका के एग्जाम्पल से समझेंगे कि पावर शेयरिंग करने और ना करने से क्या उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं बेसिकली। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, पॉइंट्स टू रिमेंबर, कुछ बेसिक पॉइंट्स जो आपको जानने जरूरी हैं। दैट द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग इज जनरली लिंक टू द डेमोक्रेसी। कि जब आप पावर शेयरिंग की बात करते हैं ना, तो पावर शेयरिंग डायरेक्ट डेमोक्रेसी से कनेक्टेड है, क्योंकि जहां डेमोक्रेसी है वहां पावर शेयरिंग होगी ही। और अगर आप पावर शेयरिंग की बात कर रहे हो, इसका मतलब उस देश में डेमोक्रेसी, क्योंकि बिना डेमोक्रेसी के पावर शेयरिंग होगा ही नहीं। एंड सेकेंड पॉइंट, most of the societies around the world are having diverse based on religion, race, caste, and languages, etc. Therefore, due respect should be given to all the diverse groups and views that exist in a society. और कोई भी ऐसा देश जहाँ पर डिफरेंट रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज हैं, तो वहाँ पर पावर शेयरिंग होगा ही होगा। और अगर उसमें वहाँ पर डाइवर्सिटी है तो उस डाइवर्सिटी के एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे और उसको इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं देंगे तो फिर उस पर्टिकुलर स्टेट में या मे बी कंट्री में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे। और ये ही हम समझेंगे कि कैसे बेल्जियम में जो अलग अलग एथनिक कंपोजिशन था तो उन्होंने कैसे एकोमोडेट किया, और श्रीलंका ने कैसे उसको एकोमोडेट नहीं किया, जिसकी वजह से वहां पर सिविल वार की नौबत आ गई। दैट मीन्स श्रीलंका ने पावर को शेयर नहीं किया अपने अलग अलग ग्रुप्स में, उनको इम्पोर्टेंस नहीं दी, उनको इक्वालिटी के रूप में नहीं देखा, इसीलिए वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। और जो बेल्जियम था उसने चाहे अलग अलग जो भी फ्रेंच, जर्मन या डच स्पीकिंग जो पीपल थे, तो सबको इम्पोर्टेंस दी, यानी कि सब में पावर को शेयर किया, तो इसीलिए वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। सो इसीलिए पावर शेयरिंग बहुत जरूरी है। तो जहां भी डाइवर्स सिचुएशन है किसी भी देश में, अलग अलग रिलीजन, लैंग्वेज और कोई भी एथनिक कंपोजिशन है अगर उस देश में, तो सबको इम्पोर्टेंस देना जरूरी है। अगर गवर्नमेंट है तो उसमें सबकी भागीदारी होनी जरूरी है, पार्टिसिपेशन जरूरी है, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जब अलग अलग ग्रुप्स वगैरह उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, चाहे वोटिंग के थ्रू, चाहे गवर्नमेंट में, चाहे एज ए लीडर, और जब उनकी सुनी जाएगी, डेट मीन्स पावर को शेयर किया जा रहा है, सबका पार्टिसिपेशन है देश की गवर्नमेंट में। और अगर ऐसा नहीं है किसी भी देश में, तो वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। जैसे कि श्रीलंका ने जो सिंहला कम्युनिटी थी, तो केवल उन्हीं के लिए सारे रूल रेगुलेशन बनाए, लेकिन दूसरे जो ग्रुप्स थे उनको कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी। तो जब इंपॉर्टेंस नहीं थी तो इसलिए वहां पर सिविल वार हो गया। तो इसीलिए पावर शेयरिंग बहुत जरूरी है। अगर कोई भी कंट्री है जहाँ जो ज़्यादा डाइवर्स है, अलग अलग कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज अलग अलग है, तो सबको इंपॉर्टेंस देना जरूरी है और सबका सुनना जरूरी है, तभी वो प्रॉपर तरीका से कोई भी देश आगे बढ़ सकता है, अदरवाइज नहीं। लेकिन जहां पर भी डेमोक्रेसी होगा वहीं पर पावर शेयरिंग पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। नाउ सो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब हम देखेंगे, जो मैंने बताया कि श्रीलंका और बेल्जियम के सिचुएशन से हम समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि बेल्जियम में क्या सिचुएशन है और बेल्जियम ने क्या किया, फिर श्रीलंका देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। 59% पॉपुलेशन लिव इन द फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक डच। अगर हम बेल्जियम की बात करें तो 59% जो लोग हैं वो डच स्पीकिंग पीपल हैं, यानी कि डच भाषा बोलते हैं। इन अदर 40% पीपल लिव इन द वेलोनिया रीजन एंड स्पीक फ्रेंच लैंग्वेज। 50% पीपल बेल्जियम में डच बोलते हैं, 40% जो है फ्रेंच बोलते हैं। और तो ये तो 99 हो गया। 1% जर्मन भाषा बोलने वाले लोग हैं। तो 59% डच स्पीकिंग पीपल, 40% फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एंड 1% जर्मन पीपल हैं। नाउ और क्या सिनेरियो है बेल्जियम में? इन द कैपिटल सिटी, उसकी जो बेल्जियम की जो कैपिटल है वो है ब्रसल्स। इन द कैपिटल सिटी ब्रसल्स 80% फ्रेंच स्पीकिंग वाइल 20% आर डच स्पीकिंग। इसको सिंपल सा समझ जाए कि पूरे बेल्जियम में डच भाषा बोलने वाले लोग ज्यादा है। ओवरऑल अगर पूरे बेल्जियम में देखें तो 59% डच भाषा बोलने वाले लोग हैं। लेकिन अगर उसकी कैपिटल की बात करें जो ब्रसल्स है, तो ब्रसल्स में फ्रेंच स्पीकिंग पीपल ज्यादा है, यानी कि
पार्टिकुलरली ब्रसल्स में फ्रेंच बोलने वाले लोग ज़्यादा हैं, यानी कि ओवरऑल कंट्री में बेल्जियम में डच स्पीकिंग पीपल ज़्यादा हैं। अगर हम केवल कैपिटल की बात करें तो वहाँ पर फ्रेंच स्पीकिंग पीपल सबसे ज़्यादा है। नाउ सो द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। जो फ्रेंच स्पीकिंग जो कम्युनिटी है, जो कि बेसिकली आपकी 40% है, तो कंपेरेटिवली देखेंगे तो रिच है और पावरफुल है, मतलब पैसे वाले लोग पावरफुल भी हैं। सो दिस लेड टू द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज इन 1950s एंड 60s। तो बेल्जियम में सिचुएशन क्रिएट हुई, टेंशन क्रिएट हुई बेसिकली डच स्पीकर्स एंड फ्रेंच स्पीकर्स में, कि आखिर ये देश को कैसे चलाएंगे, पावर को कैसे शेयर करेंगे। चूंकि डच अगर संख्या में देखें तो मेजोरिटी में है, तो उनके क्या पावर्स होंगे, और फ्रेंच जो उनके कंपैरिजन में बेसिकली माइनॉरिटी में है, तो उनके क्या पावर्स होंगे, और कैसे बेसिकली एकोमोडेट करेंगे। नाउ सो डच स्पीकिंग पीपल वर इन द मेजोरिटी इन द कंट्री बट वर इन माइनॉरिटी इन द कैपिटल ब्रसेल्स। जो मैंने आपको बताया कि ओवर अगर बेल्जियम में देखें तो डच स्पीकर ज़्यादा थे, और अगर केवल ब्रसेल्स में देखें बेसिकली जो उसकी कैपिटल है, तो वहाँ पर फ्रेंच स्पीकर ज़्यादा थे। नाउ सो बिटवीन 1970 एंड 1993 four amendments were brought in the Belgian constitution so as to bring an arrangement that would enable everyone to live together within the same country. That means उन्होंने 1970 से 1993 1970 टू 1993 फोर अमेंडमेंट्स, ध्यान रखेंगे, फोर अमेंडमेंट्स किए अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी कि चार बदलाव किए, या चार तरह के कर सकते हैं अरेंजमेंट किए, ताकि इनमें कोई भी क्लेसेज क्रिएट ना हो, झगड़े ना हो, और सब भी लोग चाहे वो डच स्पीकर हो या फ्रेंच स्पीकर हो या जर्मन स्पीकर हो, एक साथ मिलकर बेल्जियम में रह सकें। किसी की मेजोरिटी सेटअप ना हो कि हम संख्या में ज्यादा हैं तो हमारी मेजोरिटी होगी, बाकियों को कोई राइट नहीं देंगे, क्योंकि इस तरह की जैसे ही सिचुएशन आएगी डेट मीन्स प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो इसका मतलब है बेल्जियम ने पावर शेयर करने का प्रोविजन किया। जो मेन बेसिक समझना है कि बेल्जियम पावर और शेयर करना चाहता है कि ओके हम लोग जितने हैं तो हम एक दूसरे का ध्यान रखेंगे और उसको इम्पोर्टेंस देंगे। तो इसलिए उन्होंने फोर अमेंडमेंट की अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, ताकि सबके लिए इक्वल रूल रेगुलेशन बनाया जाए और सब मिलकर रह सकें। डेट मीन्स जो एथनिक कंपोजिशन है, जो हमने देखा बेसिकली बेल्जियम में कि 59% डच स्पीकर्स हैं, 40% फ्रेंच स्पीकर्स हैं, 1% जर्मन स्पीकर्स हैं, टोटल 100 हो गए। नाउ तो उन्होंने एकोमोडेट किया अपने आप में, और इसके लिए उन्होंने रूल रेगुलेशन बनाया और फोर अमेंडमेंट किए कॉन्स्टिट्यूशन में, ताकि वो एक साथ रह। अगर हम ब्रसल्स की बात करें बेसिकली, जैसे मैं आपको बता रहा था, तो ब्रसल्स में बेसिकली फ्रेंच स्पीकर्स जो हैं वो 80% हैं, फ्रेंच स्पीकर्स जो हैं वो 80% हैं, और 80%, और जो डच हैं वो 20% हैं ब्रसल्स में। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे बेल्जियम में, तो 59% डच हैं, 40% फ्रेंच हैं, एंड 1% जर्मन स्पीकर हैं। ओवरऑल बेल्जियम में 59% जो है वो डच हैं, उनकी संख्या ज़्यादा है, अब फ्रेंच 40% एंड 1% जो है जर्मन है। लेकिन अगर ब्रसल्स की बात करें जो कैपिटल है उसकी, तो वहाँ पर 80% जो है फ्रेंच हैं और 20% जो है डच। तो इनमें क्लैशेज हो इससे पहले इन्होंने अपने आप को एकोमोडेट कर लिया कि इसमें कोई लड़ाई नहीं है कि हम आपस में लड़े कि किसकी पावर कहाँ पे ज़्यादा होगी। तो इसीलिए इन्होंने अपने आप को एकोमोडेट कर लिया कि हम इक्वल इंपॉर्टेंस सबको देंगे, इसीलिए इन्होंने सारे झगड़े को ही खत्म कर दिया। तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, और इसके लिए इन्होंने क्या किया, एक फोर अमेंडमेंट किए बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में बिटवीन 1970 एंड 1993। फोर अमेंडमेंट्स वर ब्रॉट इन द बेल्जियन कॉन्स्टिट्यूशन सो एज टू ब्रिंग एन अरेंजमेंट दैट वुड इनेबल एवरीवन टू लिव टुगेदर विद इन द सेम कंट्री, कि देश में सभी लोग मिलजुल कर रह सकें। यानी कि बेल्जियम ने कोई क्लेश क्रिएट ही नहीं होने दिया, पावर को शेयर किया और अपने आप को एकोमोडेट कर लिया। नाउ देखते हैं, जो मैंने बताया कि फोर अमेंडमेंट किए और फोर अरेंजमेंट एक तरह से कह सकते हैं कि बेल्जियम में क्या होगा। सबसे पहले जो उन्होंने किया, देखिए कि बेसिकली इक्वल नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। फर्स्ट पॉइंट, इक्वल नंबर्स ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो
सेंट्रल गवर्नमेंट बनेगी, जो पूरे बेल्जियम्स के लिए जो सरकार बनेगी, तो उसमें जो डच हैं और फ्रेंच हैं उनको इक्वल पार्टिसिपेशन दिया जाएगा। सो कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकंड पॉइंट क्या किया जाएगा, ये फर्स्ट था, सेकंड अरेंजमेंट क्या किया जाएगा, वाइड पावर्स टू स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को भी काफी पावर दी गई। स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, और कहा गया कि जो स्टेट बनेगा उसमें तो उसको भी बेसिकली सबऑर्डिनेट नहीं होगा, वो भी इंडिपेंडेंट होकर अपने एरिया में गवर्न करेगा। तो बेसिकली स्टेट को पावर दी गई कि आपको भी ये राइट होगा कि आप अपने स्टेट के लिए इंडिपेंडेंट होकर काम कर सकें। तो इसलिए उन्होंने सेकेंडरी में यहाँ पर भी क्लेसेज को खत्म कर दिया कि उनकी आपस में सेंटर स्टेट की लड़ाई नहीं। थर्ड इन्होंने अरेंजमेंट क्या किया, थर्ड क्या किया, सेपरेट गवर्नमेंट इन ब्रसेल्स, जो राजधानी है तो बोला गया कि हम इसके लिए भी एक अलग से गवर्नमेंट बनाएंगे जो केवल कैपिटल में रूल करेगी और वहां के सारे एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह को देखेगी। सो सेपरेट गवर्नमेंट इन द ब्रसेल्स इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन, और कहा गया कि ब्रसेल्स में भी दोनों डच और फ्रेंच जो है उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा, क्योंकि ओवरऑल कंट्री में डच ज्यादा थे तो सेंटर में उनको इक्वल पार्टिसिपेशन दे दिया गया, और कैपिटल जो थी तो वहां पर फ्रेंच ज्यादा थे तो वहां पर भी इक्वल पार्टिसिपेशन दे दिया, तो यहाँ पर ना फ्रेंच को प्रॉब्लम ना डच को प्रॉब्लम। उसी प्रकार सेंटर में भी ना फ्रेंच को कोई प्रॉब्लम हुई ना डच को कोई प्रॉब्लम हुई, तो झगड़े वैसे भी खत्म हो गए। थर्ड और फोर्थ उन्होंने कहा कि हम एक और काम करेंगे, एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाएंगे। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या करेगी, जो जर्मन लैंग्वेज है या उनका कल्चर है या फ्रेंच लैंग्वेज कल्चर है या डच जो लैंग्वेज या कल्चर है उनके लिए उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए काम करेगी, क्योंकि सबकी अपनी आइडेंटिटी है। सो कम्युनिटी गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पर्टिकुलर लैंग्वेज स्पीकिंग कम्युनिटी, सो दिस गवर्नमेंट बेसिकली हैज पावर रिगार्डिंग कल्चरल एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशू। चूंकि कम्युनिटी गवर्नमेंट है तो कम्युनिटी के लिए काम कर लेगी, उनके लिए क्या बेटर है, उनका एजुकेशन हो कल्चर हो या जो भी होगा, सो कल्चरल एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज। सो 4 टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट या अरेंजमेंट कर सकते हैं, अमेंडमेंट तो था ही, अरेंजमेंट एक तरह से जो बेल्जियम्स ने किया ताकि उनके कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसको अच्छे से आप याद कर लेंगे, बहुत ही क्लियर यहाँ पर दिया हुआ है कि सेंटर में फ्रेंच और डच को इक्वल पार्टिसिपेशन दिया गया। उसी प्रकार स्टेट गवर्नमेंट जो बनाएगी उसको भी एक सेपरेट राइट्स दिए गए ताकि वो उनका क्लैशेज सेंटर के साथ ना हो। थर्ड में क्या किया गया कि सेपरेट गवर्नमेंट इन ब्रसल्स बना और वहां पर फ्रेंच और डच को इक्वल पार्टिसिपेशन दिया गया। और फोर्थ अमेंडमेंट किया कि कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाएंगे, जो जो भी कल्चरल या लैंग्वेज रिगार्डिंग इश्यू होंगे या काम होंगे वो करेगी, चाहे वो जर्मन लैंग्वेज हो, फ्रेंच लैंग्वेज हो या डच लैंग्वेज हो। तो अमेंडमेंट जो किया गवर्नमेंट ने बेल्जियम में, और 4 टाइप ऑफ अरेंजमेंट किया ताकि कोई भी क्लेसेज ना हो। दैट मीन्स एक तरह से इनका एकोमोडेशन ऐसा था कि इन्होंने किसी भी प्रकार के जो क्लेसेज है उसको खत्म कर दिया। तो अभी आपने देखा कि बेल्जियम्स में क्या एथनिक कंपोजिशन था कि कितने डच जर्मन या फ्रेंच हैं, और उन्होंने झगड़ा ना हो इसीलिए पावर को शेयर किया और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके 4 तरीके से उन्होंने अपनी ऐसी व्यवस्था की ताकि सब मिलकर रह सकें। नाउ अब हम समझेंगे श्रीलंका। एक अगला कंट्री जो है श्रीलंका का एग्जांपल लिया है कि श्रीलंका में क्या सिचुएशन थी। लाइक अदर नेशंस इन द साउथ एशिया रीजन, श्रीलंका हैज अ डाइवर्स पॉपुलेशन। बिल्कुल श्रीलंका में भी पॉपुलेशन जैसे नॉर्मल है तो डाइवर्स पॉपुलेशन यहाँ भी है, उसको देखेंगे कि आखिर कितना कितना इसमें क्या सिचुएशन रहा। श्रीलंका इमर्ज एन इंडिपेंडेंट कंट्री 1948, याद रखेंगे 1948 में श्रीलंका जो आज़ाद हुआ 1948, कई बार अगर पेपर में आए। सो श्रीलंका इमर्ज एज इंडिपेंडेंट कंट्री 1948। द लीडर्स ऑफ द सिंहला कम्युनिटी, जो यहाँ पर जो मेजोरिटी में जो लोग हैं वो सिंहली भाषा बोलने वाले लोग हैं, सिंहला कम्युनिटी है जो सिंहली भाषा बोलती है। तो सिंहला कम्युनिटी साउट टू इंश्योर डोमिनेंस ओवर द गवर्नमेंट बाय वर्च्यू ऑफ देयर मेजोरिटी। इनके दिमाग में ये आया कि चूंकि सिंहला लोग ज्यादा है, सिंहली भाषा बोलने वाले लोग ज्यादा हैं, तो इसीलिए चूंकि मेजोरिटी में है तो देश में, सरकार में या हर इंस्टीट्यूशन में हर जगह इन्हीं का डोमिनेंस होना चाहिए, बाकी जो माइनॉरिटी है उसको कोई राइट वगैरह हम नहीं देंगे। ये इनमें चीजें आ गई, यानी कि एक मेजोरिटेरियन वाली जो फीलिंग है वो आ गई कि हम इसी के अनुसार काम करेंगे, संख्या में हम ज्यादा हैं तो राइट हमें भी ज्यादा होंगे या जो हम विषय वो करेंगे। एज ए रिजल्ट द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट adopted a series of majoritarian measures to establish Sinhala supremacy।
तो इनके दिमाग में आया कि सिंहला सुपरमेसी जो एस्टेब्लिश होगी, मेजोरिटी में हम हैं तो मेजोरिटेरियन जो बहुसंख्यकवाद वाला रूल ही होगा कि हम ज़्यादा हैं तो सरकार हमारी या हमारे ही रूल रेगुलेशन चलेंगे। नाउ तो ये इन्होंने एक तरह से गलती कर दी। अब एक बार यहाँ पर देख लीजिए एथनिक कंपोजिशन क्या है श्रीलंका में। सिंहला जो है 74% है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा सिंहला 74। श्रीलंकन तमिल्स जो श्रीलंका में रहते हैं, जो वहाँ के लोग हैं लेकिन वो तमिल भाषा बोलते हैं, 11.1%। 1.2% जो है इंडियन तमिल्स हैं, जिनके फोर फादर किसी टाइम माइग्रेट करके श्रीलंका चले गए होंगे लेकिन वहीं जाके स्टेबल हो गए, बस गए तो वो भी वहीं के हो गए, तो 1.2% है। और मुस्लिम्स जो हैं 9.3%। तो चूंकि सिंहला कम्युनिटी जो है 74% है, तो इन्होंने कहा कि जो भी रूल रेगुलेशन बनेंगे वो सिंहला या सिंहली भाषा के अकॉर्डिंग बनेंगे और उसी को फॉलो किया जाएगा। बाकी जो लोग थे, जो श्रीलंकन तमिल्स थे या इंडियन तमिल्स थे, मुस्लिम्स थे, उन पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया, ना उनके कल्चर ना लैंग्वेज। यहाँ तक कि जो गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह में या यूनिवर्सिटीज में जो आरक्षण वगैरह दिए गए वो केवल सिंहला लोगों को ही दिया। डेट मीन्स सिंहला सुपरमेसी को एस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई और यहीं से श्रीलंका के लिए प्रॉब्लम जो है शुरू हुआ और वहाँ पर बाद में सिविल वार की नौबत आ गई, क्योंकि ये किसी भी तरीका से पावर को शेयर नहीं करना चाहता था। सिंपल सा समझ लें, क्योंकि मेन चीज यही है, पावर शेयर करना और ना करना। पावर शेयर ही नहीं करना चाहता था, इसीलिए प्रॉब्लम यहाँ होगी ही होगी। जबकि बेल्जियम ने हमने देखा पावर को शेयर किया। नाउ तो यहाँ पर अपने परसेंटेज में देखिए कंपोजिशन क्या है। आगे बढ़ते हैं। की फीचर्स ऑफ 1956 एक्ट इन श्रीलंका। जो 1956 में उन्होंने एक रूल रेगुलेशन बनाया श्रीलंका में कि उसके लिए हम क्या क्या करेंगे। जो मैंने बताया कि सिंहला सुपरमेसी जो है सेटअप करने की कोशिश की गई। चलिए इसको समझते हैं। सिंहला वाज रिकॉग्नाइज एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, दस तमिल लैंग्वेज वर डिसरिगार्डेड। तमिल लैंग्वेज और बाकी लैंग्वेज को डिसरिगार्ड किया गया और कहा गया कि सिंहला जो भाषा होगा, सिंहला कम्युनिटी थी, सिंहली जो भाषा होगी वो ऑफिशियल लैंग्वेज होगा, यानी कि इसकी सुपरमेसी जो है सेटअप की गई। उसके अलावा क्या किया गया, स्टेट प्रोटेक्शन टू बुद्धिज्म। कहा गया कि जो देश का जो धर्म होगा वो क्या होगा, बुद्धिज्म। स्टेट प्रोटेक्शन टू बुद्धिज्म, बुद्धिज्म को माना गया कि यहाँ का जो रिलीजन होगा। एंड सिंहला एप्लीकेंट्स वर प्रिफर्ड फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशन एंड गवर्नमेंट जॉब और यूनिवर्सिटी वगैरह में सिंहला सुपरमेसी सेटअप की गई और बोली कि इन्हीं को सारा आरक्षण वगैरह या सुविधाएं दी जाएंगी, बाकी किसी भी कम्युनिटी को नहीं। तो एक तरह से टोटली बाकी जो कम्युनिटी थी उनको अलग कर दिया, किसी भी तरीके से उनको रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहते थे और यहीं से टेंशन क्रिएट हो गया श्रीलंका के लिए, जो कि आगे चल के सिविल वार की नौबत आ गई। नाउ आगे बढ़ते हैं। सो all these measures coming one after the other gradually increase the feeling of alienation among Sri Lankan Tamils। तो ये जो मेजर्स लिए गए सिंहला सुपरमेसी सेटअप करने के लिए, सिंहली लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस दी गई, बुद्धिज्म को कहा गया कि ये बेसिकली जो रिलीजन होगा श्रीलंका का। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज, स्कूल्स, जॉब्स वगैरह में सिंहली लैंग्वेज और सिंहला कम्युनिटी को प्रीफर किया गया, बाकी सबको डिनाई कर दिया गया। तो इसकी वजह से एलिनेशन जो है, एक अलगाव की भावना जो श्रीलंकन तमिल से उनमें आ गई और डे बाई डे ये चीजें बढ़ती गई, क्योंकि खुद गवर्नमेंट ने ही, जो चूंकि मेजोरिटी में थी सिंहला कम्युनिटी, उसी ने स्टेप लिए, तो प्रॉब्लम क्रिएट होना ही था। सो द डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज टर्न इनटू वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट एंड सून इट टर्न इनटू अ सिविल वॉर। तो अगर कई बार क्वेश्चन पूछे कि व्हाट वाज द कॉजेज ऑफ सिविल वॉर इन श्रीलंका, श्रीलंका में सिविल वॉर के क्या कारण थे या श्रीलंका ने कैसे जो है एकोमोडेट नहीं किया, तो ये सारी सिचुएशन लिखेंगे कि सिंहला सुपरमेसी सेटअप करने की कोशिश की गई और इसकी वजह से ग्रेजुअली टेंशन जो है इंक्रीज कर गया और सिंहली जो लोग थे, जो तमिल लोग थे, उनमें एलिनेशन यानी अलगावादी भावना आ गई, डिस्ट्रस्ट क्रिएट हो गया, एक डेमोक्रेटिक जो रूल्स थे उसको फॉलो नहीं किया गया, जो डाइवर्सिटी थी उसको एकोमोडेट नहीं किया गया, उसको इंपॉर्टेंस नहीं दी गई और यही श्रीलंका के लिए सिविल वॉर का कारण बना। जब देश में ही दो कम्युनिटी आपस में ही लड़ने लगे और वार की तरह दिखाई देने लगे तो सिविल वॉर हो जाता है। तो आई थिंक आप क्लियर समझ गए होंगे कि बेल्जियम में क्या सिचुएशन थी और श्रीलंका में क्या सिचुएशन थी। नाउ वी saw contrasting forms of power sharing through the examples of Belgium and Sri Lanka। बेसिकली हमने देखा कि बेल्जियम ने कैसे अपने आप को एकोमोडेट किया जबकि श्रीलंका ने बिल्कुल नहीं किया। तो सो इन बेल्जियम द कॉन्स्टिट्यूशन वाज amended so
as to work out an arrangement that would enable everyone to live together within the same country. बेल्जियम ने एकोमोडेट किया, सिंपल सा कर सकते हैं, और श्रीलंका ने नहीं किया। बेल्जियम ने कहा कि नहीं, सब लोग एक साथ मिल सके, इसके लिए हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करेंगे और ऐसी व्यवस्था की जाएगी ताकि डच या फ्रेंच और जर्मन जो भी ये स्पीकिंग पीपल हैं उनमें कोई क्लेशेज ना हो और एक साथ रहे। लेकिन उन्होंने एकोमोडेट किया, पावर को शेयर किया, जबकि श्रीलंका ने ऐसा नहीं किया और सिंहला सुपरमेसी, सिंहली लैंग्वेज की सुपरमेसी सेटअप करने की कोशिश की और प्रॉब्लम यह हुआ कि श्रीलंका में सिविल वार हुआ, जबकि बेल्जियम ऐसी नौबत नहीं आई। तो बेल्जियम और श्रीलंका के एग्जांपल से हम ये समझ पा रहे हैं कि वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, इसको हम अभी कवर करेंगे। सो इन श्रीलंका majoritarianism measures were adopted which led to the alienation among the Tamils, so this turned in the civil war. सो मेजोरिटेरियन जो है, बहुसंख्यकवाद वाली जो पॉलिसीज एडॉप्ट की गई या सेटअप करने की कोशिश की गई, जिसकी वजह से जो तमिल्स हैं श्रीलंका में, उनमें एलिनेशन की भावना आ गई, अलगावादी भावना आ गई कि हमें साथ लेकर नहीं चला जा रहा तो जाएंगे कहाँ, तो इसीलिए श्रीलंका में सिविल वार हुआ। दैट मीन्स श्रीलंका ने बिल्कुल एकोमोडेट नहीं किया और पावर को शेयर नहीं किया, इसलिए पावर शेयरिंग जरूरी है। सो हेंस इट कैन बी सेड दैट पावर शेयरिंग इज नेसेसरी। तो ओवरऑल जो हमने ऊपर इंसिडेंट देखे तो इसलिए कह सकते हैं कि पावर शेयरिंग इज नेसेसरी, पावर शेयरिंग बहुत जरूरी है। फॉलोइंग पॉइंट्स कैन बी गिवन इन फेवर ऑफ पावर शेयरिंग। अभी हम देखेंगे कि वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, कि क्यों पावर शेयरिंग जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, सो बेसिकली टू कैटेगरीज हम कर सकते हैं, प्रूडेंशियल रीजन्स एंड मोरल रीजन्स। कि प्रूडेंशियल रीजन देखेंगे क्या है और क्यों पावर शेयरिंग जरूरी है। सो या इसको आप 4 पॉइंट्स कंसीडर कर लेंगे, पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4। कभी भी पूछा जाए या पेपर में लिखना हो वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, क्यों जरूरी है, तो आप सीधे 4 पॉइंट लिख देंगे। या अगर आप पूरे चार्ट के थ्रू प्रूडेंशियल रीजन और मोरल रीजन लिखना चाहते हैं देन दैट इज बेटर, बट अगर डायरेक्ट आप आंसर दें 4 पॉइंट डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। पहला, इट्स हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। सोशल ग्रुप से सीधे कॉन्फ्लिक्ट को खत्म कर देगा अगर आप पावर शेयरिंग कर रहे हैं। सो इट हेल्प्स टू रिड्यूस द possibility of conflict between social groups. Second, it ensures the stability of political system. सरकार जो है स्टेबल रहेगी तो देश स्टेबल रहेगा, वेरी सिंपल, अदरवाइज उनमें ही आपस में झगड़े हो जाएंगे। थर्ड, इट इज द वेरी स्पिरिट ऑफ पावर डेमोक्रेसी। अगर आप कह रहे हो कि आप डेमोक्रेटिक हो या डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो कर रहे हो या डेमोक्रेटिक रूप से रह रहे हो, देन इट इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग क्या है, डेमोक्रेसी का स्पिरिट है, इनके बिना डेमोक्रेसी की आपको सोच ही नहीं सकते। इट प्रोवाइड्स द लेजिटिमेसी ऑफ द गवर्नमेंट, और ये भी बताता है कि जो सरकार चल रही है वो बेटर है, सही है। लेजिटिमेट का मतलब होता है सही, उचित। सो इट प्रोवाइड्स द लेजिटिमेसी ऑफ द गवर्नमेंट। सो बहुत ईजी है कि वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। तो अब 4 पॉइंट जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, बिल्कुल 4 पॉइंट आप कॉपी करके लिख सकते हैं और बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन जो अक्सर पेपर में आता है और वो है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि पेपर में आता है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। सो बेसिकली 4 तरह के फॉर्म्स डिस्क्राइब किए गए हैं कि पावर शेयरिंग के लिए पावर शेयरिंग के फॉर्म्स हैं कि उस टाइप से फॉर्म पावर को शेयर किया जाता है। पहला है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। थर्ड है पावर में बी आल्सो शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। एंड फोर्थ है पावर शेयरिंग अमंग सोशल ग्रुप्स एंड प्रेशर ग्रुप्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज। सो फर्स्ट देखिए वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ये वर्टिकल क्या है, जैसे सबसे ऊपर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके नीचे आएगा स्टेट गवर्नमेंट और उसके नीचे आएगा लोकल गवर्नमेंट, जैसे इंडिया में है। दैट मीन्स ये एक तरह से फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। सबसे ऊपर है सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट एंड फिर लोकल गवर्नमेंट। जैसे इंडिया में आप देख सकते हैं जो सरकार का जो रूप है तो इसी टाइप से है, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल बॉडीज। तो इस तरह का जो पावर शेयरिंग है वो है वर्टिकल डिवीजन। हॉरिजॉन्टल क्या है, हॉरिजॉन्टल को मतलब बिल्कुल एकदम पैरेलल में होगा, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये सिस्टम भी इंडिया में है, इसको कहते हैं चेक एंड बैलेंस, याद रखेंगे।
अगर पेपर में पूछे कि चेक एंड बैलेंस टाइप ऑफ पावर शेयरिंग क्या है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर ही चेक एंड बैलेंस है, कि पैरेलल में होता है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, कि तीनों एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं, एक दूसरे के लिए काम भी करते हैं और कंट्रोल भी करते हैं, लेकिन एक दूसरे को नीचे नहीं है, ये एकदम समांतर है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। जबकि वर्टिकल जो है वो अप डाउन है, सबसे ऊपर सेंटर, फिर स्टेट और फिर लोकल। थर्ड टाइप ऑफ पावर शेयरिंग है, पावर में बी ऑल्सो शेयर अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स सच एज द रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स सच एज द कम्युनिटी गवर्नमेंट ऑफ बेल्जियम। यानी कि रिलीजियस ग्रुप को जो राइट दिए जाते हैं रिलीजन के आधार पर या भाषा के आधार पर, लिंग्विस्टिक ग्रुप या कम्युनिटी गवर्नमेंट जैसे हमने बेल्जियम में देखा, तो ये भी एक पावर शेयरिंग का रूप है बेसिकली। तो पावर शेयरिंग ऐसे भी होता है जैसे बेसिकली आप कह सकते हैं जो बेल्जियम में किया गया। और फोर्थ टाइप ऑफ पावर शेयरिंग में क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा बेसिकली पावर शेयरिंग अमंग सोशल ग्रुप्स, प्रेशर ग्रुप्स एंड पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी से समझते हैं जितने राजनीतिक दल होते हैं। प्रेशर ग्रुप्स बेसिकली डायरेक्ट पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं करते, प्रेशराइज करते हैं कि गवर्नमेंट ये काम करे, चाहे सोसाइटी के लिए या देश के लोगों के लिए। और सोशल ग्रुप्स, बहुत सारे सोशल ग्रुप जो सोसाइटी के लिए काम करते हैं, तो उनको भी राइट देना, अधिकार देना काम करने के लिए, उनकी बातें सुनना, तो भी एक पावर शेयरिंग का रूप है। तो आपने देखा 4 टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग, 4 तरीका से डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो एग्जैक्ट अगर पेपर में आए तो आसानी से आप इसका आंसर दे सकते हैं। वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, पावर कैन बी शेयर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स एंड पावर कैन बी शेयर इन बेसिकली थ्रू प्रेशर ग्रुप्स, पॉलिटिकल पार्टीज एंड सोशल ग्रुप्स। नाउ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नाउ यहाँ पे हमने 2 वर्ड का जो बेसिकली जिक्र किया था, सिविल वार। तो बेसिकली सिविल वार क्या है इसको हम देखेंगे, और मेजोरिटेरियनिज्म का क्या मतलब है, जिसको हम बहुसंख्यकवाद कहते हैं। कई बार पेपर में डेफिनेशन आता है। तो सिविल वार इज बेसिकली अ वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अपोजिंग ग्रुप्स within a country that comes so in instance that it appears like a war। अगर देश के अंदर ही झगड़े हो जाएं 2 ग्रुप्स में, चाहे पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं या कोई भी किसी मैटर को लेकर, और वो वार की तरह दिखने लगे, तो उसको सिविल वार कहते हैं। किसी दूसरे देश से वार नहीं होता, देश के अंदर ही जब 2 ग्रुप में बट जाए और उसमें लड़ाइयां हो जाए, तो क्या होता है, सिविल वार। जैसा कि श्रीलंका में हुआ कि सिंहला और जो तमिल कम्युनिटी थी, उन्हीं में आपस में क्लेशेज क्रिएट हो गए, झगड़े, तो वो सिविल वार कहलाया। नेक्स्ट है मेजोरिटेरियनिज्म। बेसिकली क्या है, बहुसंख्यकवाद जिसको कहते हैं। सो ए बिलीफ that the majority community should be able to rule a country in whichever way it wants by disregarding the wishes and needs of other। बेसिकली अगर किसी भी देश में की हम बात करें कि अगर कोई ऐसी कम्युनिटी जो मेजोरिटी में है और वो अपनी सुपरमेसियस सेटअप करने लगे और सोचे कि हम संख्या में ज्यादा हैं, तो हमारे ही रूल रेगुलेशन बनेंगे, हम जो चाहेंगे वही होगा, दूसरों की नहीं सुनेंगे, जैसा कि श्रीलंका में हुआ, तो कहा जाता है मेजोरिटेरियनिज्म। अ बिलीफ दैट द मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री इन विच एवर वे इट वांट्स बाई डिसरिगार्डिंग द विशेज एंड नीड्स। यानी कि दूसरे की जो भी कम्युनिटी उस पर ध्यान न दे, उसकी बातें न सुने, उसकी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट न करे, तो वो है मेजोरिटेरियनिज्म, यानी कि बहुसंख्यकवाद, अपनी सत्ता स्थापित करना कि संख्या में ज्यादा है तो हमारी ही चलेगी। मेजोरिटेरियनिज्म का मतलब है बहुसंख्यवाद। एंड सिविल वार बेसिकली अ वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अपोजिंग ग्रुप्स विद इन अ कंट्री दैट कम्स सो इंस्टेंस दैट इट अपियर्स लाइक अ वार। कि देश में ही जब कम्युनिटी आपस में लड़ने लगे और वार की तरह दिखने लगे, तो उसको कहते हैं सिविल वार। तो बेसिकली इस चैप्टर में बहुत ही इजी वे में आप समझ गए होंगे कि वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है। इसके लिए हमने बेल्जियम का एग्जांपल देखा कि बेल्जियम में कौन कौन से लोग हैं और उन्होंने कैसे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके अपने कंट्री को एकोमोडेट किया और पावर को शेयर किया, और वहां पर कोई क्लैश नहीं हुआ। इसके कंस्ट्रक्ट में हम देखते हैं बेसिकली श्रीलंका में, कि श्रीलंका में क्या हुआ कि वहां पर सिंहला जो सबसे ज्यादा संख्या में थे, उन्होंने अपनी सुपरमेसी सेटअप करने की कोशिश की और बाकियों को इंपॉर्टेंस नहीं दिया, उनकी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट नहीं किया, पावर को शेयर नहीं किया, तो इसलिए वहां पर सिविल वार की नौबत आ गई। फिर हमने देखा कि 4 टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग। बेसिकली हमने देखा कि
vertical distribution of power, horizontal distribution of power, power sharing in and different pressure groups, social groups and political power parties, and power sharing in different communities. तो 4 टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग के बारे में हम डिस्कस थी। तो आई थिंक इस चैप्टर को बहुत इजी वे में आप समझ गए होंगे। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।